Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम उपेंद्र सिंह की किताब के चैप्टर 8 की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये दौर था लगभग 200 BCE से 300 CE का इंटरैक्शन और इनोवेशन का काल, यानी संपर्क और नवीनता का। बिल्कुल, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का समय। मतलब राजनीतिक तौर पर तो काफी उथल-पुथल थी, जैसे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में बाहरी दुनिया से इंटरैक्शन मतलब संपर्क वो बहुत तेजी से बढ़ा और साथ ही कल्चर, टेक्नोलॉजी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। और यही चीज इसे यूपीएससी के लिहाज से बहुत जरूरी बना देती है। बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि राजनीतिक बिखराव था तो फिर ये आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव कैसे संभव हुआ। आज की इस चर्चा में हमारा मकसद इसी जटिल पहेली को सुलझाना है। राजनीतिक बदलाव, आर्थिक सामाजिक विकास और खासकर कला और धर्म में जो प्रगति हुई उसे यूपीएससी सिलेबस के नजरिए से देखना। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, सातवाहन जैसे राजवंशों ने इस दौर को शेप दिया, कैसे नए ट्रेड रूट्स खुले, शहर बसे और कैसे अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से विचारों और कला की नई धाराएं बहीं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उत्तर भारत से। मौर्यों के जाने के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना उसे भरने कई दावेदार सामने आए। कुछ तो यहीं के थे, जैसे शुंग और कण्व वंश। इनके बारे में हमें पुराणों और कुछ साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है। हाँ, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक, और कण्व वंश ने उसके बाद मगध पर कुछ समय के लिए शासन किया। ये मतलब एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। सही कहा, असली एक्शन तो पश्चिमोत्तर में हो रहा था। जी, पश्चिमोत्तर भारत में बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने अपनी धाक जमाई, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। और इनका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था। भारतीय सिक्का ढलाई यानी कॉइनेज पर इनका प्रभाव तो क्रांतिकारी था। बिल्कुल, पहले बार शासकों के नाम और एकदम रियलिस्टिक चेहरे वाले सिक्के इन्होंने ही चलाए। और ये सिक्के अक्सर द्विभाषी भी होते थे, ग्रीक और खरोष्ठी या ब्राह्मी में। जी हाँ, ये दिखाता है कि वो शायद स्थानीय आबादी से जुड़ना चाहते थे। सबसे मशहूर इंडो ग्रीक राजा थे मिनेंडर, जिनका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ में दर्ज है। टैक्सला मतलब सिरकप वाला इलाका इनके प्रभाव का एक बड़ा केंद्र था। इंडो ग्रीक्स के बाद आए मध्य एशिया से शक और फिर पार्थियन। शकों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में क्षत्रप सिस्टम मतलब एक तरह के गवर्नर या सामंत शासक के तहत शासन किया। शकों के शुरुआती शासकों में एक नाम आता है माओएस का, और पार्थियन शासक गोंडोफर्नेस के समय सेंट थॉमस के भारत आने की एक पारंपरिक कथा भी है। हाँ, लेकिन शकों का असली दबदबा पश्चिमी भारत में कायम हुआ, जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिर मंच पर आए कुषाण। हाँ, कुषाण ये यूजिज़ी कबीले के लोग थे और इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं थे, सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर इनका नियंत्रण था, जिसने इन्हें व्यापार और संस्कृति का एक चौराहा, एक मेल्टिंग पॉट बना दिया। कुषाण वंश की नींव रखी कुजुल कटफिसेस ने, लेकिन असली विस्तार हुआ विम कटफिसेस और फिर कनिष्क के समय। विम कटफिसेस ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। ये भारत में स्वर्ण मुद्रा के चलन में एक मील का पत्थर था, एक मेजर लैंडमार्क। और कनिष्क, उनका शासनकाल जो लगभग 78 CE से शुरू माना जाता है, जिसे कई विद्वान शक संवत की शुरुआत भी मानते हैं, वो तो भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। उनके समय में कला, धर्म, व्यापार सब खूब फले फूले। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई। हाँ, जहां महायाना बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप मिला। बिल्कुल, ये समझना मेंस के लिए जरूरी है कि कुषाण काल ने भारतीय संस्कृति को कैसे और कितना एनरिच किया। और कनिष्क की धार्मिक सहिष्णुता, उनके साम्राज्य की मिलीजुली संस्कृति, वो उनके सिक्कों पर साफ दिखती है। भारतीय, यूनानी, ईरानी, यहाँ तक कि सुमेरियन देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। जी, उनकी 2 राजधानियां थीं, पुरुषपुर आज का पेशावर और मथुरा, जो कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बनी। अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल और मथुरा के पास मठ से जो शाही मूर्तियां मिली हैं और वो राबतक अभिलेख,
वो सब इनके साम्राज्य की भव्यता और विस्तार की गवाही देते हैं। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य भी हमेशा टिकते हैं क्या? कुषाण जब कमजोर पड़े तो उत्तर भारत में फिर से छोटे छोटे गणराज्य और राजतंत्र उभरने लगे। हाँ, जैसे योधे, वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। उनके सिक्कों पर लिखा मिलता है योधयानाम जय मंत्र धाराणाम। अच्छा, तो ये तो हुई उत्तर भारत की बात। अब जरा पश्चिम भारत का रुख करें, जहां शक क्षत्रपों की कहानी सामने आती है। ये क्षत्रप शुरू में शायद कुषाणों के अधीन थे, पर बाद में स्वतंत्र हो गए। इनमें दो वंश खास थे, शाहरात और कार्दमक। शाहरात वंश के नहपान एक शक्तिशाली शासक थे। उनका साम्राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा तक फैला था। लेकिन उनका टकराव हुआ सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी से। और इस टकराव का एक बहुत ही दिलचस्प पुरातात्विक सबूत मिला है महाराष्ट्र में, जोगलथम्बी नाम की जगह पर। हाँ, बताइए। वहां नहपान के हजारों चांदी के सिक्के मिले हैं, जिन पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना नाम और चिन्ह दोबारा ठोक दिया था, मतलब रीस्ट्रक कॉइन्स। अच्छा, ये तो सीधे सीधे अपनी जीत का ऐलान था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था एक तरह का। बिल्कुल। नहपान के बाद पश्चिमी भारत में कार्दमक वंश का उदय हुआ और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए रुद्रदामन प्रथम। हाँ, और उनका जूनागढ़ शिलालेख, वो तो भारतीय इतिहास के लिए सोने की खान जैसा है। सही कहा। शक संवत 72 यानी 150-151 सीई का ये शिलालेख कई मायनों में खास है। पहली बात, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है। ये उस समय संस्कृत के बढ़ते महत्व को दिखाता है। अच्छा, पहला लंबा संस्कृत शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। जी। दूसरी बात, इसमें सुदर्शन झील के मरम्मत का जिक्र है। वही सुदर्शन झील जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। हाँ, वही। और अशोक ने भी उसे ठीक कराया था। ये दिखाता है कि राज्य पब्लिक वर्क्स की जिम्मेदारी, जैसे इरिगेशन, वो मौर्यों के बाद भी निभा रहे थे। और वो शिलालेख रुद्रदामन की विजयों का भी बखान करता है ना? बिल्कुल। उसने सातवाहनों को हराया, योद्धाओं को हराया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने महाक्षत्रप की उपाधि ली। मेंस में अक्सर सवाल आता है कि जूनागढ़ शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है, और ये सारे पॉइंट्स उसमें जरूर आने चाहिए। अब चलते हैं दक्कन की तरफ, जहां सातवाहन राजवंश का दबदबा था। पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा गया है। हाँ, इनका शासनकाल मोटे तौर पे पहली सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी तक माना जाता है। संस्थापक थे सिम्युक। सातवाहनों में कई शक्तिशाली शासक हुए। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। उनका नानेघाट शिलालेख उनके यज्ञों और विजयों का वर्णन करता है। लेकिन सबसे महान शासक माने जाते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। हाँ, उनकी माँ गौतमी बालश्री ने नासिक में एक शिलालेख खुदवाया था। नासिक प्रशस्ति कहते हैं उसे। जी, प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखा गया लेख। इसमें गौतमीपुत्र को शकों, यवनों और पहलवों का नाश करने वाला कहा गया है। एकमात्र ब्राह्मण, एका ब्रह्मण भी कहा गया है। हाँ, और त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, यानी जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो। ये उपाधियां उनकी शक्ति और उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर काफी रोशनी डालती हैं। उनके उत्तराधिकारियों में यज्ञश्री सातकर्णी का नाम भी याद रखने लायक है। उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना है। हाँ, जो साफ दिखाता है कि मैरिटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार कितना महत्वपूर्ण हो गया था। सातवाहन प्रशासन की एक खास बात यह थी कि उन्होंने स्थानीय सरदारों जैसे महारथी और महाभोज को अपनी व्यवस्था में शामिल किया। ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक उदाहरण कह सकते हैं। और उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त जमीन दान देने की प्रथा शुरू की, ब्रह्मदेय और देवदेय। बिल्कुल। ये भूमि अनुदान व्यवस्था, लैंड ग्रांट सिस्टम, इसका आगे चलकर भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक और दिलचस्प बात थी उनके नामों की। शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र। हाँ, हालांकि समाज तो पितृसत्तात्मक ही था, पर यह महिलाओं की एक खास प्रतिष्ठा की ओर इशारा जरूर करता है। और अब एकदम दक्षिण में चलते हैं तमिलकम की ओर। जी, तमिलकम। यहाँ चेर, चोल और पांड्य राज्यों का जिक्र तो अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। इस काल की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है संगम साहित्य। हालांकि पुरातत्व जैसे कोडुमनाल की खुदाई वो भी अब अहम सुराग दे रहा है। हाल की फाइंडिंग्स तो इस काल को और पीछे ले जा सकती हैं। हाँ, संभव है। खैर, 3 प्रमुख राज्य थे। चेरों का राज केरल तट पर, प्रतीक धनुष, चोलों का कावेरी डेल्टा में, प्रतीक बाघ, और पांड्यों का दक्षिणी छोर पर, प्रतीक मछली। इनके अपने सिक्के भी थे
जिन पर ये प्रतीक बने होते थे। और संगम कविताओं में इनके राजाओं की वीरता, दानशीलता, युद्धों के किस्से भरे पड़े हैं। जैसे चोल राजा करिकाल, कहते हैं उन्होंने वेण्णी के युद्ध में 11 राजाओं को हराया था और कावेरी नदी पर बांध भी बनवाया। पांड्य राजा नेडुंजेलियन वो तलैया लंगानम के युद्ध के लिए मशहूर हैं। मदुरई उनकी राजधानी थी। और चेर राजा सेनगुट्टुवन, जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं, उन्होंने कन्नेगी यानी पत्नी देवी की पूजा शुरू की, जिसका जिक्र शिलप्पदिकारम महाकाव्य में है। ये नाम और घटनाएं प्रीलिम्स के लिए जरूर याद रखनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई राजाओं और राज्यों की बात, लेकिन इन राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आम जिंदगी कैसी थी? शहर और गांव कैसे थे? ऐसा लगता है कि मौर्योत्तर काल में शहरीकरण रुका नहीं बल्कि और फैला। उत्तर में मथुरा एक बड़ा व्यापारिक और कला केंद्र बन गया। टैक्सिला में सिरकाप जैसी बस्तियां इस दौर के शहरी जीवन की झलक देती हैं। पूर्व में बंगाल का चंद्रकेतुगढ़ अपने टेराकोटा आर्ट के लिए बहुत मशहूर था और ताम्रलिप्ति वो एक बड़ा बंदरगाह था। ओडिशा में शिशुपालगढ़ भी एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। और दक्कन में सातवाहनों के राज में वहां भी कई शहर और व्यापारिक केंद्र फले फूले। प्रतिष्ठान, पैठण, तगर, तेर, नासिक, जुन्नार, कारले, अमरावती। भौकरदन जैसी जगहों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ न सिर्फ व्यापार होता था, बल्कि हाथी दांत, मनके बनाने जैसे शिल्प भी काफी उन्नत थे। लोहे का काम भी खूब होता था। और दक्षिण में संगम साहित्य मदुरै और कावेरीपट्टिनम, पोहार जैसे शहरों की भव्यता का वर्णन करता है। लेकिन सबसे सनसनीखेज सबूत मिला है पुडुचेरी के पास अरिकामेडु में। अरेकामेडु, ये नाम तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जाना पहचाना है। भारत रोमन व्यापार का जीता जागता सबूत। बिल्कुल, यहाँ खुदाई में रोमन एम्फोरा मिले हैं। वो शराब वाले मटके, रोलेटेड वेयर, टेरा सिगिलाटा जैसे रोमन बर्तन मिले हैं। रोमन कांच, रोमन सिक्के। यूपीएससी प्रीलिम्स में अरेकामेडु पर कई बार सवाल पूछा गया है। ये दिखाता है कि भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। यहाँ से मसाले, खासकर काली मिर्च, कीमती पत्थर, मोती, हाथी दांत, रेशम, सूती कपड़े रोम जाते थे। और बदले में सोना, चांदी, शराब और दूसरी लग्जरी आइटम्स आती थी। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने तो चिंता भी जताई थी कि भाई ये भारतीय सामान खरीदने में रोम का सारा सोना बाहर बह जा रहा है। ये व्यापार सिर्फ रोम तक ही सीमित नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिल्क रूट के जरिए मध्य एशिया से और समुद्री रास्तों से दक्षिण पूर्व एशिया से भी भारत का संपर्क था। इस बढ़ते व्यापार ने अर्थव्यवस्था को कैसे बदला? 2 चीजें खास हुई। एक, शिल्प उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और स्पेशलाइजेशन आया। कपड़ा, धातु, हाथी दांत, मनके, कांच, हर चीज में माहिर कारीगर उभरे। और दूसरा, इन कारीगरों और व्यापारियों ने अपने संगठन बनाए, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। अच्छा, ये श्रेणियां, ये सिर्फ व्यापारिक संगठन नहीं थी, है ना? इनका रोल शायद और भी बड़ा था। बिल्कुल, ये सिर्फ बिजनेस एसोसिएशंस नहीं थी। ये बैंक की तरह काम करती थी। पैसा जमा करना, ब्याज पर देना। ये अपने सदस्यों के लिए नियम बनाती थी, उनके झगड़े सुलझाती थी। कुछ श्रेणियों की तो अपनी मोहरें और झंडे भी होते थे। अभिलेखों में कुम्हार, कूलिका, बुनकर, कोलिका, तेली, तिलापिशिका, स्वर्णकार, सुवर्णकरा जैसी कई श्रेणियों के दान का जिक्र मिलता है। जी, ये दिखाता है कि ये श्रेणियां कितनी संपन्न और प्रभावशाली थीं। और राज्य भी, मतलब राजा भी, इनकी स्वायत्तता का, इनकी ऑटोनॉमी का सम्मान करते थे। इस आर्थिक समृद्धि और बाहरी संपर्कों का समाज पर क्या असर पड़ा? क्या वर्ण व्यवस्था वैसी ही रही? देखिए, सैद्धांतिक रूप से थ्योरी में तो 4 वर्णों की व्यवस्था बनी रही, लेकिन असलियत, रियलिटी वो ज्यादा जटिल थी। नए नए व्यवसाय उभरे, जिनसे नई जातियां बनी। और सबसे बड़ी बात, बाहर से जो समूह आए, यवन, ग्रीक, शक, कुषाण, जब वो भारतीय समाज में शामिल हुए तो उन्हें वर्ण व्यवस्था में कहीं ना कहीं फिट करना पड़ा। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र ग्रंथ, जिनका संकलन इसी दौर के आसपास हुआ माना जाता है, वो इन जटिलताओं और नियमों का, जैसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इनका विस्तृत ब्यौरा देते हैं। और महिलाओं की स्थिति, हमने सातवाहन रानियों और मातृनामों की बात की, लेकिन क्या ये आम चलन था? क्या स्थिति बेहतर हुई? शायद नहीं। धर्मशास्त्रों ने आमतौर पर महिलाओं की स्थिति को और कठोर ही बनाया। उनकी स्वतंत्रता सीमित की, उन्हें पुरुषों के अधीन माना गया, संपत्ति पर उनके अधिकार कम थे।
हैं, लेकिन वो शायद अपवाद थे, नियम नहीं। दक्षिण भारत में संगम साहित्य से कुछ अलग तस्वीर जरूर मिलती है, जहां कवयित्रियों और वीर महिलाओं का जिक्र है, पर वहां भी समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक ही था। चलिए अब आते हैं धर्म और दर्शन पर। ये दौर विचारों के मंथन का भी था। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो वैदिक परंपरा से जुड़े षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इनका विकास हो रहा था, और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार भी जारी था। बौद्ध धर्म में तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, महायान का उदय। हाँ, कनिष्क के संरक्षण में महायान बौद्ध धर्म खूब पनपा। इसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा और बोधिसत्व की अवधारणा प्रमुख हो गई। बोधिसत्व यानी वो जो खुद बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं पर दूसरों की मदद के लिए संसार में रहते हैं। नागार्जुन जैसे महान दार्शनिकों ने शून्यवाद या माध्यमिक का सिद्धांत दिया। जैन धर्म भी फला फूला। मथुरा जैन कला का एक बड़ा केंद्र बना, और इसी दौर में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच विभाजन भी और स्पष्ट हुआ। और जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी बड़े बदलाव आ रहे थे। विष्णु यानी वैष्णव और शिव यानी शैव संप्रदायों की लोकप्रियता बढ़ी। भक्ति की अवधारणा जोर पकड़ने लगी। हाँ, पुराणों का संकलन और पुनर्लेखन हुआ। मूर्ति पूजा आम हो गई, लेकिन साथ ही यक्ष, यक्षिणी, नाग जैसे जो लोक देवता थे, उनकी पूजा भी चलती रही। उस दौर की मूर्तियों में ये साफ दिखता है। और ये सारी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां ये कला और वास्तुकला में कैसे नजर आती हैं? जबरदस्त तरीके से। स्तूप बनाने की कला और विकसित हुई। सांची और भरुहुत के जो पुराने स्तूप थे, उन्हें और भव्य बनाया गया। उन पर सुंदर तोरण यानी गेटवे और वेदिकाएं यानी रेलिंग लगाई गई, जिन पर जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन के दृश्य उकेरे गए। और दक्कन में अमरावती और नागार्जुनकोंडा, वहां तो विशाल और बेहद कलात्मक स्तूप बने। जी, और पश्चिमी दक्कन में तो एक अलग ही कमाल हुआ। पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाने की कला, रॉक कट आर्किटेक्चर, वो अपने चरम पर पहुंच गई। भाजा, कार्ले, बेडसा, कन्हेरी, नासिक। हाँ, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए शानदार चैत्य, पूजा हॉल और विहार रहने की जगह बनाए गए। कार्ले का चैत्य हॉल तो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए मशहूर है। और इन्हें बनाने में सातवाहन राजाओं और अमीर व्यापारियों श्रेणियों ने खूब दान दिया था। और फिर आती है मूर्तिकला। ये दौर तो भारतीय मूर्तिकला की 3 महान शैलियों के जन्म का गवाह है, गांधार, मथुरा और अमरावती। हाँ, ये टॉपिक तो यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन शैलियों की तुलना या विशेषताएं पूछी जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, गांधार शैली जो पश्चिमोत्तर में फली फूली, उस पर यूनानी रोमन यानी हेलेनिस्टिक असर साफ दिखता है। बुद्ध और बोधिसत्वों को एकदम यथार्थवादी, रियलिस्टिक ढंग से गढ़ा गया। घुंघरामे बाल, यूनानी जैसे कपड़े, टोगा, शरीर की मांसपेशियां तक दिखाने की कोशिश की गई है। माध्यम था नीला स्लेटी पत्थर। अच्छा, और मथुरा शैली, वो इससे कैसे अलग थी? मथुरा शैली एकदम स्वदेशी थी, यहीं की परंपराओं से निकली थी। यहाँ लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ, और यहाँ सिर्फ बौद्ध मूर्तियां नहीं बनी। जैन तीर्थंकरों, यक्ष, यक्षिणियों और हिंदू देवी देवताओं विष्णु, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य, इनकी भी ढेरों मूर्तियां मिली। मथुरा एक तरह से मेल्टिंग पॉट था रिलीजियस आर्ट का। और यहाँ बुद्ध कैसे दिखते हैं, गांधार से अलग? हाँ, यहाँ बुद्ध ज्यादा आध्यात्मिक, शांत और अक्सर मुस्कुराते हुए दिखते हैं। कपड़ों में सिलवटें कम होती हैं, प्रभामंडल ज्यादा सजा हुआ होता है, और कनिष्क जैसे कुषाण राजाओं की बिना सिर वाली जो मूर्तियां मिली हैं, वो भी मथुरा से ही मिली हैं। और तीसरी शैली अमरावती। अमरावती शैली आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। इसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। यहाँ की मूर्तियों की खासियत है उनकी गतिशीलता, डायनामिज्म और भीड़भाड़ वाले दृश्य। नैरेटिव पैनल्स बहुत हैं। स्तूपों पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को बड़े जीवंत तरीके से उकेरा गया है। मानव आकृतियां अक्सर लंबी और पतली, छर्ररी बनाई गई हैं। उनमें एक अजीब सी लय और गति दिखती है। इन 3 प्रमुख शैलियों के अलावा टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियां भी थीं। हाँ, वो आम लोगों की कला थी। चंद्रकेतुगढ़, कौशाम्बी, मथुरा जैसी जगहों पर खूब मिली हैं। वो उस समय के जनजीवन, वेशभूषा, धार्मिक विश्वासों की झलक देती हैं। तो कुल मिलाकर ये 500 साल मतलब 200 BCE से 300 CE तक का समय राजनीतिक बिखराव के बावजूद या शायद उसी वजह से जबरदस्त संपर्क, व्यापार, शहरीकरण, धार्मिक मंथन और कलात्मक नवीनता का दौर था। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातें दोहराएं तो प्रीलिम्स टेकअवेज के लिए क्या जरूरी है? प्रमुख राजवंश और शासक।
इंडो ग्रीक मिनांडर, शक नहपान रुद्रदामन, कुषाण कनिष्क, सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी यज्ञश्री सातकर्णी, संगम युग के चेर चोल पांड्य करिकाल नेडुंजीलियन सेनगुट्टुअन। प्रमुख स्थल टैक्सिला सिरकाप मथुरा, पुरुषपुर सुर्खकोटल जूनागढ़ नाशिक कार्ले भाजा कन्हेरी सांची भरहुत अमरावती नागार्जुनकोंडा अरिकामेडु कोडुमनाल चंद्रकेतुगढ़ ताम्रलिप्ति। कला शैलियाँ गांधार मथुरा अमरावती। रॉक कट आर्किटेक्चर महत्वपूर्ण अभिलेख जूनागढ़ शिलालेख नाशिक प्रशस्ति नानेघाट शिलालेख राबतक अभिलेख। सिक्के इंडो ग्रीक द्विभाषी चित्र वाले कुषाण सोना विविध देवी देवता, सातवाहन सीसा पुटीन जहाज वाले, शक छत्रक चांदी। व्यापार भारत रोमन व्यापार सिल्क रूट बंदरगाह भृगुकच्छ अरिकामेडु ताम्रलिप्ति। वस्तुएं मसाले वस्त्र सोना। श्रेणियां गिल्ड्स संगम साहित्य। बहुत बढ़िया। और मेन टेकअवेज के लिए मौर्योत्तर काल में राजनीतिक परिवर्तन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, भारत रोमन व्यापार का महत्व और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, कुषाण काल का सांस्कृतिक महत्व, कला धर्म और मध्य एशिया से जुड़ाव, गांधार और मथुरा कला शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन, उनकी विशेषताएं प्रभाव और अंतर, सातवाहन प्रशासन की विशेषताएं विशेषकर भूमि अनुदान प्रणाली और उसका महत्व, और इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव जैसे वर्ण जाति व्यवस्था और बाहरी समूहों का समावेश। और अंत में वही सवाल फिर से सोचने के लिए कि कैसे राजनैतिक सरहदों के बावजूद व्यापार और संस्कृति की धाराएं बहती रहीं और एक दूसरे को सींचती रहीं। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतें हमेशा राजनीतिक सीमाओं की मोहताज होती हैं? और इस दौर के संपर्क और नवीनता ने तो आने वाले गुप्त काल और उसके बाद के भारत की एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। उम्मीद है ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी में मददगार साबित होगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। पढ़ते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.